वंदे मातरम। आरजेएस वाणी में सभी लोगों का स्वागत है। आरजेएस फैमिली 25 राज्यों की आप लोगों तक अमृत गाथा के माध्यम से हम लोग लगातार वेबिनार कर रहे हैं और हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को, महापुरुषों को श्रद्धांजलि देते हैं। आप जानते हैं कि 17 अक्टूबर को रविवार के दिन हम लोग आज़ादी में उर्दू पत्रकारिता की भूमिका के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देंगे। उनमें से जो काकोरी केस हुआ था उसमें रामकृष्ण खत्री जी का भी नाम आया था। उन्होंने भी 10 साल कारावास की सजा भुगती थी और सबसे अहम बात है कि उनके जो 5 पुत्रों में से एक पुत्र उदय खत्री जी जो लखनऊ में निवास करते हैं, इस समय जुड़े हुए हैं। उदय खत्री जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। बिल्कुल सही सर। उस तरन्नुम में ही हम लोग बातचीत करना चाहेंगे कि अपने पिताजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ आपने अंतिम समय तक समय गुजारा है। अरे साहब, वो लोग तो समझ लीजिए क्रांति के क्या कहते हैं, ईंट के, भारत की स्वाधीनता के ईंट के बुनियाद की ईंट के एक वो थे, पत्थर थे वो लोग, है ना। तो उनका अपना जीवन यापन, जीवन संग्राम जो चला, तो वो एक जुनूनी लोग थे। हमने जो पाया उनको देखा, वे लोग जब कोई चीज अव्वल तो जल्दी जल्दी हाथ में लेते नहीं थे, और जब लेते थे किसी चीज की जिम्मेदारी तो उसको करके मानते थे, चाहे जो भी हो जाए, समझे ना। तो उनके अंदर तन मन धन सब पूरा देश के लिए समर्पित था और वो सच माने में वंदे मातरम को, इनकलाब जिंदाबाद को, जय हिंद को अपने दिलों में, अपने दिमाग में रखते थे। ये वो लोग थे। जी हाँ। और 18 अक्टूबर जो है रामकृष्ण खत्री जी की जयंती है, पुण्यतिथि है, और 3 मार्च 1902 को जयंती है। हाँ, और जैसा कि हमें जानकारी मिली कि महाराष्ट्र में जन्म हुआ था रामकृष्ण खत्री जी का, तो महाराष्ट्र से यहाँ लखनऊ आना कैसे हुआ? लखनऊ में ऐसे हुआ कि महाराष्ट्र में जब ये छोटे थे, चिखली में इनका जन्म हुआ था, चिखली जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र में, और 3 मार्च 1902 को। तो ये वहाँ जब थोड़ा बड़े हुए और स्कूली जीवन शुरू हुआ, तो वो बड़े कशमकश के दिन थे और लाल बाल पाल का युग था वो, समझे ना। उनकी धूम मची थी देश में। तो बाल गंगाधर तिलक अपने भारत के विभिन्न स्थलों के दौरे के बीच में, वो भारत भी क्या, उस समय शायद महाराष्ट्र के ही दौरे के सिलसिले में उनका चिखली आना हुआ था, चिखली में। अब उस समय ये माहौल था, बड़े बूढ़े बहुत प्रभावित थे लोकमान्य तिलक से। लोकमान्य तिलक का अखबार केसरी और मराठा बहुत पढ़ा जाता था वहाँ। केसरी इंग्लिश में निकलता था, मराठी तथा एक अखबार इन दोनों जो मराठी में था, उसका बहुत चलन था वहाँ पे। तो ये उसमें तो इनको पकड़ा जाता था, बड़े बूढ़ों का ग्रुप कहीं बैठा होता था, तो वो पकड़ लेते थे, नौजवान थे, ये बच्चे थे, कि बेटा ये पढ़ के अखबार सुनाओ। ये उन लोगों को अखबार की खबरें छपी हुई वो पढ़ के सुनाते थे। उसी को उनको सुनाते सुनाते इन पर भी उन खबरों का प्रभाव पड़ने लगा और इनको अखबार पढ़ने का वो हुआ। ये भी तिलक के प्रति कुछ जाने की ये कोई शख्सियत है, ऐसी चीज जो जिनके ऊपर सब लोग दीवाने हैं। और उसमें वो चिखली पधारे थे, तो ये भी अपने संगी साथियों के साथ तिलक को सुनने के लिए गए। तिलक के भाषण से बहुत प्रभावित हुए और वहां से तिलक से ये अनुरोध किया कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि छोटे बहुत थे। तो तिलक ने कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम लोग बहुत भावुक हो, अच्छा है, लेकिन तुम्हारे जैसे भावुक बच्चों की ही जरूरत है, लेकिन अभी थोड़ा और पढ़ो, पढ़ लिख के थोड़ा बड़े हो जाओ, तब तुम लोग देश की आज़ादी के लिए काम में जुटो। लेकिन तुम लोगों का जुनून देख के हमको बहुत आशाएं बन गई हैं कि देश कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बहुत आराम से निकल जाएगा। तो ये बात थी। और उसके बाद ये चंद्रपुर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर अपने बड़े भाई के पास चले आए, वहीं मैट्रिकुलेशन कर रहे थे। मैट्रिकुलेशन में के बीच में ही गांधी जी, तिलक का निधन हो चुका था, 1920 की बात है। गांधी जी अपने पूरे भारतव्यापी दौरे के बीच में अपने 11 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के आए थे वर्धा, बिल्कुल चंद्रपुर से लगा हुआ, जो उस जमाने में चांदा कहा जाता था, आज उसका नाम चंद्रपुर है।
वो चंदर चांदा से लगे हुए वर्धा में आए थे। जमशेद जमनालाल बजाज के प्रांगण में उनकी सभा थी। तो खत्री जी भी, पिताजी मतलब, उस समय छात्र थे, मैट्रिकुलेशन कर रहे थे, और वो वहां से चले गए वर्धा उनका भाषण सुनने। वहाँ उनके भाषण से बड़ा प्रभावित हुए, उनसे कुछ सवाल जवाब हुआ, जिससे ये उन्होंने इनको यही कहा कि बेटा, हम लोग अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पढ़े में सब है, ये ठीक है, लेकिन तुम लोगों से हम इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि तो हम लोगों में से कोई तुम लोगों को छत्रपति शिवाजी नजर आता है? तो छत्रपति शिवाजी का नाम लेना, हाँ समझ लीजिए एक मराठा को हिला देना, ये होता है। तो उन्होंने उसी समय कहा कि नहीं गांधी जी, हमने पढ़ाई छोड़ी स्कूल की, और हम भी कूदेंगे देश की स्वाधीनता आंदोलन। तो वहाँ से वो प्रभावित हुए, घर छोड़ के आ गए, घर से कह दिया कि हम जा रहे हैं, हमारे वो न करना। वहाँ से ये अमृतसर आए, अमृतसर से में रहे। अमृतसर ये क्योंकि उदासीन साधु संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इनकी माता जी यानी हमारी दादी, और ये उदासीन साधु हो चुके थे। उसमें इनका साधु अवस्था का नाम स्वामी गोविंद प्रकाश था। यहाँ से ये घर छोड़ करके ये फिर बनारस आए। बनारस में उदासीन साधुओं का संप्रदाय का अपना मठ था। उस मठ में संस्कृत शिक्षा की पूरी व्यवस्था थी। ये वहीं रहे, रहना खाना पढ़ना सब वहीं। इनकी भेंट हुई चंद्रशेखर आजाद से, जिनकी तब तक चंद्रशेखर जाहिर से चंद्रशेखर आजाद बन चुके थे और क्रांतिकारी पार्टी के वो सदस्य हो चुके थे। वो चंद्रशेखर आजाद इनको क्रांतिकारी पार्टी में ले आए। अपने जीवन में चंद्रशेखर आजाद ने किसी को क्रांतिकारी बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का HRA का, तो वो थे रामकृष्ण का, जिनका अवस्था का नाम स्वामी गोविंद प्रकाश था। अब इनका असली नाम कोई नहीं जानता था। तो इस तरह से इनका स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ाव हुआ। फिर वो लखनऊ आ गए? नहीं, लखनऊ तो देखिए, ये तो फिर तो उत्तर प्रदेश के जो गांव के एक्शन हुए इस पार्टी ने किए, फिर तो इनकी आजादी के दिन से पहले पार्टी से मैं सबसे परिचय हुआ। पार्टी में अन्य क्रांतिकारियों से, बख्शी से, मनमथ नाथ गुप्त से, राजेंद्र लहरी से, अन्य सब क्रांतिकारियों से परिचय होता चला गया। उसी में राम प्रसाद बिस्मिल से भी परिचय हुआ, अशफाक उल्लाह खां से भी हुआ, ठाकुर रोशन सिंह और तमाम अन्य क्रांतिकारियों से, राजेंद्र लहरी से तो परिचय वहाँ हो ही गया था। तो सबसे परिचय हो गया। उसके बाद ये इस पार्टी ने काकोरी ट्रेन एक्शन करने से पहले गांव के एक्शन किए थे, इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HRA कहते थे। तो HRA ने गांव के एक्शन किए। तो यूपी में 3 गांव में किए गए थे। पीलीभीत जिले के 2 गांव, बमरौली और बिजपुरी, और प्रतापगढ़ जिले के द्वारकापुर गांव में, और इन सभी गांवों के एक्शनों का नेतृत्व किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो पीलीभीत जिले के बिजपुरी गांव और प्रतापगढ़ के द्वारकापुर गांव के एक्शन में पिताजी शामिल थे। पूरी ट्रेन एक्शन। उसके बाद उसी समय जब गांव के एक्शन होते थे तो उसमें ही क्रांतिकारियों की आपस में चर्चा चलने लगी थी कि भाई हम अपनों को लूटते हैं, अपनों को ये करते हैं, तो हम सीधे सरकार को वो करें, चैलेंज करें। तो ये चर्चा चलने के बीच में ही इसको स्टडी किया, और ये था कि हम क्यों ना बैंक लूटें, हम क्यों ना कोई सरकारी विभाग का खजाना लूटें, क्यों ना हम लोग ट्रेन का खजाना लूटें। ये सब चर्चाएं चलने लगी थी। और होता ये था, गांव के एक्शनों से कोई ज्यादा हलचल नहीं मचती थी। ये लोग जिस उद्देश्य से करते थे ये एक्शन, केवल धन लूटना यही उद्देश्य नहीं था। उसमें नौजवानों के अंदर एक जोश आए, उनको प्रेरणा मिले, उनके अंदर एक ऊर्जा उनको मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता था। और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार भी सोचती थी, पहले शुरू में तो कुछ ये जांच रफ्तार होती थी, लेकिन जब गांव वालों को ये मालूम होता था कि ये तो क्रांतिकारी लोग थे, और ये तो उसमें तो चंद्रशेखर आजाद थे, इसमें तो बिस्मिल थे, इसमें तो ये थे, तो वो लोग रुचि नहीं लेते थे, ज्यादा जोर नहीं देते थे। नतीजा होता था कि गांव के एक्शनों की फाइल बंद होकर रह जाती थी। लेकिन उसके बाद जब ये काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ है, काकोरी ट्रेन एक्शन से अंग्रेजों को सीधे चुनौती मिली। उस चुनौती को इन्होंने, अंग्रेजों ने अपने उसमें लिया, और जांच पड़ताल जब शुरू की गई तो जो धर पकड़ हुई तो वो पुरानी फाइलें भी खुल गई, गांव के एक्शन की फाइल।
और जी यहाँ लखनऊ में जो क्रांतिकारी सब देश भर से पकड़ के लाए गए, तो वो उस पर वो जो केस चला वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस नाम से चला। उसमें गांव के एक्शन भी शामिल थे और उसमें काकोरी ट्रेन एक्शन तो था ही शामिल। जी जी जी। तो तो उसमें उस केस में पिताजी को 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला था। जी तो यहाँ 2 केस चले थे, क्योंकि अशफाकुल्ला खां और सचिन नाथ बख्शी काफी देर से पकड़े गए थे, तो वो मेन केस में शामिल नहीं हो पाए थे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में। तो उन पर दूसरा केस जो चला, जब ये देर से पकड़े गए, तो उस केस का नाम सप्लीमेंट्री काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था, पूरक काकोरी षड्यंत्र केस। उसमें अशफाक को फांसी और ये सचिन नाथ बख्शी को आजीवन कारावास मिला था। और मेन केस जो पहले चला था उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ तिवारी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी का दंड मिला था, और अन्य क्रांतिकारियों को सचिन नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी आदि को ये आजीवन कारावास का ये मिला था। इसमें पिताजी को 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला था, और इन्होंने यूपी की 2 जेलों, खासतौर पे लखनऊ जेल और आगरा जेल में इन्होंने पूरा अपनी सजा काट कर लखनऊ जेल से अगस्त 1937 में ये छोड़े गए। जी जी। तो इस प्रकार उदय खत्री जी, जी 10 वर्ष तक कारावास यानी जेल की सजा रामकृष्ण खत्री जी को मिली। उस समय आप जी। पांच भाई बहन जो है वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि पिता जेल में हैं? नहीं, हम लोगों की पैदाइश तो बहुत बात की है। मेरी तो 48 की पैदाइश है, तब उनकी अच्छा शादी नहीं हुई थी। इसमें अच्छा इसमें सिर्फ क्रांतिकारियों में सिर्फ ठाकुर रोशन सिंह विवाहित थे, उनके बच्चे थे। जी आपके ये विवाहित थे, सचिन नाथ सान्याल, इनके जी बच्चे थे, मैं नहीं बता जी पाऊंगा। जी इनका जी एक जी ही लड़का था, रंजीत सान्याल, जो जी जी अब 95 प्लस के हो करके इनका निधन हो चुका है। जी तो कलकत्ता में रह रहे थे। जी। हम तो लोगों की पैदाइश नहीं थी। जी हम तो लोग उदय को खत्री जी पिताजी का विवाह ही 39 में हुआ है। 39 में हुआ। जी जी जी। हाँ, तो पिताजी की कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद रह गई हो? उनका यही कि मैंने बताया ना पहले, वो लोग बड़े दृढ़ निश्चयी होते थे। कोई बात उनके समझ में आ जाए तो वे लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर कोई चीज को करने के लिए तन मन धन लगा देते थे। ये बात मैंने उनके अंदर देखी। और तो हमने आज़ादी के बाद मैंने होश संभालने पे जो देखा कि ये वे क्रांतिकारियों को अपने संस्मरण साझा करने में जो आनंद आता था, जो स्फूर्ति मिलती थी, वो और किसी आनंद में मैंने नहीं देखी। जी, और उन्होंने एक किताब भी लिखी शहीदों की छाया में। तो जी, ये जी, जी। कब लिखा उन्होंने, क्या उस समय आप लोग? ये इसका भी इतिहास है कि वो चूंकि संस्मरण खूब साझा किया करते थे, तो उनके साथी थे ना जो आजीवन कारावास पाए थे, सचिन नाथ बख्शी, तो वो इनको प्रेरित किया करते थे, खत्री जी आप अपनी आत्मकथा लिख डालो, आप अपनी आत्मकथा लिख डालो। तो उनको वो ये कहते थे, भैया देखो आप जानते हो कि मैं ना तो कोई साहित्यकार हूँ, ना लेखक हूँ, ना उपन्यासकार हूँ, ना कुछ हूँ, ना इतिहासविद हूँ। मैं जो आप लोगों के बीच में जो थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ बस वही बोल देता हूँ, वैसे तो मुझे और कुछ वो नहीं है। इनको 20 साल लगे अपनी ये आत्मकथा, यही बख्शी जी की इनकी प्रेरणा से ये 20 साल लगे, बोल बोल करके अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखाई। जी और 1983-84 में ये तत्कालीन प्रधानमंत्री छप गई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने निवास पर इसका लोकार्पण किया। जी जी। और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी बहुत सारी योजना चलवाई थी। तो नहीं, योजना उनके लिए क्या चलाई थी, ये कार्यक्रम बहुत करते थे। अच्छा ना, अपने साथी क्रांतिकारियों के दिवस मनाना, जो जंगे आजादी के प्रमुख शहीदों के स्मृति दिवसों के आयोजन में इन्होंने अपना जीवन खपा दिया, है ना। जी तो जी ये चाहे काकोरी शहीदों के बलिदान की अर्ध शताब्दी मनानी हो, चाहे हमारे शहीद जतीन नाथ दास के बलिदान की अर्ध शताब्दी मनानी हो, जी 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 चाहे चंद्रशेखर आजाद के बलिदान की अर्ध शताब्दी मनानी हो, तो ये उसके प्रमुख आयोजकों में रहे। इन्होंने वहाँ चाहे प्रदेश में कहीं भी, चाहे रास बिहारी बोस की जन्म शताब्दी मनानी हो, चाहे किसी के भी स्मृति दिवस के आयोजन में ये बढ़ चढ़ कर हाथ बटाते थे और करते थे। लखनऊ में तो उन्होंने बहुत कार्यक्रम किए।
और जी। इन्हीं की प्रेरणा का नतीजा है कि काकोरी शहीद स्मारक जैसा एक स्मारक बन गया, इनकी प्रेरणा से। इन्हीं की प्रेरणा से आप आपके नाम लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी, ये उनके जी। साथ भी रहे नेताजी अब सुभाष एक चंद्र अहम बोस के सवाल साथ। उठता है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज जो हैं उन पर भी बातचीत चलती है, तो आप लोगों को किस तरह की सुविधाएं और सहायता जो है वो सरकारी स्तर पर मिलनी प्रारंभ हुई थी, जब रामकृष्ण खत्री जी आज़ादी के बाद भी इतने सालों तक अलख ऐसा जगाते रहे? था कि सन 72 में 1972 में जब आज़ादी की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, तब तो इन लोगों को सम्मान राशि देना शुरू किया, सरकार की ओर से देना शुरू किया गया, सरकारों की ओर से उस 25वें वर्ष में। रजत जयंती वर्ष था ना वो, जी। तो रजत जयंती वर्ष में इन लोगों को तब 30 रुपया महीना सम्मान राशि दी जाती थी, समझे ना। फिर धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आज तो कई हजार में आ गई है वो सम्मान राशि। अब सेनानी ही कितने बचे हैं, तो इन लोगों को शुरू शुरू में इस तरह से दिया गया। और रेलवे पास बाद में सरकार ने इनको किया, बस पास कर दिया। इन लोगों के बच्चों के लिए सर्विस में रिजर्वेशन किया गया, और हेल्थ के लिए थोड़ा सा इनको सुविधाएं दी गई, ताकि कोई ये नहीं है, ये भी है कि इनकी अविवाहित किसी सेनानी के मृत्यु पर इनकी अविवाहित पुत्री, सेनानी या उनकी विधवा की मृत्यु पर अविवाहित पुत्री को उनका 1/3 या 1/4 सम्मान राशि दी जाती जो वो पाते थे जी। ऐसा प्रावधान है जी। हमारी जानकारी में। बाकी जी, और जी। कोई सुविधा ऐसी नहीं है। जी। हाँ जी। कुछ अपने बारे में उदय खत्री जी आप बताएं। मैं क्या बताऊं, मैं तो यही कहूंगा, हम तो उनकी पाँव की धूल के एक कण भी नहीं है भाई। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, बस यही है कि उन्हीं की प्रेरणा से हम विगत 31 साल से हम शहीदों के स्मृति दिवस आयोजन में लगे रहे। उन्होंने हमको बहुत प्रेरित किया। मैं उनके साथ देश भर के कई आयोजनों में गया, पंजाब गया, यूपी में तो रहा ही, कई आयोजनों में दिल्ली गया, मैं महाराष्ट्र गया उनके साथ। तो कई कार्यक्रमों में उनके साथ मेरा जाना हुआ, और मैं देखता था कि ये लोगों का, क्रांतिकारी लोग जब ये लोग कहीं किसी उसमें जाते थे तो क्रांतिकारियों के जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होते थे, ये लोग बड़ी संख्या में अपने अपने साधनों से जैसे भी वो पहुंचते थे, और ये पहुंच करके वहाँ अपने संस्मरणों को साझा करते थे, संस्मरण सुनाते थे। वास्तव में बहुत प्रेरणाप्रद संस्मरण होते थे। आज मैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सरकार के पास विभिन्न विभागों में आर्काइव्स में इनके रिकॉर्डेड संस्मरण रखे हुए हैं, सुरक्षित रखे हैं। सरकार को चाहिए कि बारी समय समय पर उन संस्मरणों को प्रसारित करे, चाहे दूरदर्शन चैनलों पे हो या आकाशवाणी पे। हाँ, उनको रिले करना चाहिए। और हम लोगों के साथ के तो संस्मरण जो है उनका उतना वो नहीं जितना महत्व तो उनका है, जो आज भी समझ लीजिए साक्षात उनके मुख से, मुखार बिंदु से उन लोगों के योगदान को समझा गया। जी, आपने बिल्कुल एक नेहरू म्यूजियम में, नेहरू संग्रहालय में उनके रिकॉर्डेड वो हैं, साक्षात्कार हैं। आपके केंद्रीय अभिलेखागार जो दिल्ली में है उसमें है, स्टेट नेशनल आर्काइव्स में, आपके नेशनल टीवी में है, दूरदर्शन में, आपके स्टेट आर्काइव्स लखनऊ में है, समझे ना, आपके आकाशवाणी में के आर्काइव्स में है, उनके संस्मरण सब साझा किए हुए आपके बहुत से उसमें है संस्मरण साझा किए। जी बिल्कुल, जनता तक उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए और उसमें पहुंचनी चाहिए। अभी ये एक अवसर होता है, ये एक बहाना बहुत अवसर तो भारत सरकार लेकर आई है। हाँ, तो ये अमृत आजादी का अमृत महोत्सव। हाँ, अमृत महोत्सव मतलब अमृत का जब बढ़ेगा, ये अमृत है, ये अमृत जी अमृत है आज की पीढ़ी के लिए। तो जानो, सुनो, सीखो कि क्या इन्होंने किया, कैसे कैसे किया, ये चीज जानने, ये चीज है, बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अमृत वर्षा है, इसको सर आंखों पे लगाएं, माथे पे लगाएं, इनको ग्रहण करें। इसीलिए कहा गया है हमें किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, ये सब हमें निज पूर्वजों से जान लेना चाहिए। वे चिन्ह उनके यत्न पूर्वक
खोज लेना चाहिए, उस पुण्य गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए, उस पुण्य गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। बिल्कुल सर। और हम इसलिए लोग एक ना एक क्षमा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। इससे एक बिल्कुल माहौल बनता है देश प्रेम बिल्कुल का। माहौल बनता है, बिल्कुल। और इसी माहौल को बनाने के लिए राम जानकी संस्थान आरजेएस जो है, वो जी, आरजेएस वाणी और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, ये हम लोग अमृत गाथा कर रहे हैं, आजादी की अमृत गाथा के बहुत अच्छा, 75 बहुत अच्छा। मेरी कार्यक्रम, 75। शुभकामनाएं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को सबको। बिल्कुल जी ये चीज बहुत अच्छा है। जी। उदय खत्री जी, आप से शहीद स्वतंत्रता सेनानी रामकृष्ण खत्री के आप सुपुत्र हैं, और सबसे ज्यादा समय आपने अंत समय तक रामकृष्ण खत्री जी के साथ समय बिताया है, और बहुत कुछ प्रेरणादायक विचारों से, और जिस तरह से उनके साक्षात्कार जो है वो आपने बात उठाई है, तो ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। उदय खत्री जी, आज इस वाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, नई पीढ़ी तक ये प्रेरणा जानी चाहिए और माहौल बनना चाहिए। उन लोगों के संस्मरण, उन्होंने कैसे जीवन ये किया, वो जरूर सबके आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उदय खत्री जी, आरजेएस वाणी से बातचीत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।